ऐशवुड शरण के आसपास के घने जंगल में हवा जोर से चल रही थी। उसकी करुण चीखें शाम के सन्नाटे को चीर रही थीं। आसमान के चोटिल रंगों के सामने शरण का कंकालनुमा सिलहूट भयावह रूप से उभर रहा था। हर टूटी खिड़की एक खोखली आंख थी जो रात के अतिक्रमण को देख रही थी। क्षय में लिपटा हुआ यह ढांचा जीवित लग रहा था। बेलें इसके ढहते हुए मुखौटे पर चढ़ी हुई थीं। उनकी लताएं अतीत को इस तरह से जकड़ रही थीं, मानो भूली हुई यादों को पकड़ रही हों। दोस्त शरण के द्वार के पास पहुंचे। उनके जंग लगे लोहे के सलाखें ऊंची और भयावह थीं। लिली ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया। उसकी टॉर्च ने अतिक्रमणकारी अंधेरे में रास्ता बनाया, जबकि अन्य लोग दहलीज से थोड़ा आगे झिझक रहे थे। उसके स्पर्श से द्वार कराह उठा। उसके टिका विरोध में चीख रहे थे, मानो उन्हें अंदर के खतरों के बारे में चेतावनी दे रहे हो। उनके पीछे जेना ने घबराकर अपनी कार की ओर देखा, जिसकी हेडलाइट्स सुरक्षा के दूर के बीकन की तरह थी। अंदर कदम रखते ही हवा घनी हो गई, जिसमें फफूंद और सड़न की गंध थी। टॉर्च की किरणें खंडहर हो चुके एक आम कमरे पर टिमटिमा रही थीं। उखड़ते हुए वॉलपेपर फटी हुई त्वचा की तरह लटक रहे थे और धूल के कण टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आ रही फीकी चांदनी की किरणों में घूम रहे थे। कमरे में टूटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं। उनके टुकड़े अंधेरे में दांतों के दांत बन रहे थे। एक दीवार पर लंबे समय से भूले हुए रोगियों द्वारा खेले गए पिछले खेलों की फीकी चाक की रूपरेखा अभी भी दिखाई दे रही थी, जो निराशाजनक क्षय के खिलाफ भयावह रूप से हर्षित थी। टॉम ने टूटे हुए फर्नीचर और उलटी हुई फाइलिंग कैबिनेट से भरे कमरे में खोजबीन की। सड़ती हुई कुर्सी के नीचे उसने फटे हुए चमड़े में बंधी एक पत्रिका खोजी। जैसे ही उसने उसके भंगुर पन्नों को पलटा, समूह इकट्ठा हो गया। उनकी जिज्ञासा बेचैनी में बदल गई। प्रविष्टियां उन्मत्त रूप से लिखी गई थीं, जिनमें आवाजें बंद नहीं होंगी और वे मुझे देख रहे हैं, जैसे डरावने वाक्यांश थे। अंतिम प्रविष्टि में बस इतना लिखा था, मुझे भाग जाना चाहिए इससे पहले कि वे मुझे भी ले जाएं। जैसे ही वे शरण में और अंदर गए, सारा अचानक जम गई। उसकी सांस अटक गई, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि के किनारे पर एक क्षण भंगुर छाया को देखा। क्या तुमने उसे देखा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बाकी लोग मुड़े। उनकी टॉर्च बेतहाशा चमक रही थी, लेकिन आगे का गलियारा खाली था। इमारत के दूर से गिरने की चरमराहट को छोड़कर सन्नाटा। सारा अभी भी उसे देख रही आंखों की ठंडी चुभन महसूस कर सकती थी। एक छोटे से जीर्ण शीर्ण कमरे में, जो शायद कभी बच्चों का खेल का कमरा रहा होगा, जेना की टॉर्च धूल से भरे शेल्फ पर रखे एक पुराने म्यूजिक बॉक्स पर पड़ी। इसकी नाजुक नक्काशी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थी, जो इसके आसपास के क्षय के बिल्कुल विपरीत थी। उसने झिझकते हुए चाबी घुमाई और एक भयावह धुन बजने लगी, जो खामोश हॉल में भयावह रूप से गूंज रही थी। धुन ने छाया में कुछ जगह दिया, एक नरम सरसराहट की आवाज जो तेज होती गई, मानो शरणालय खुद जीवंत हो रहा हो। मार्क ने प्लेरूम में कुछ अजीब देखा। दीवार की दरारों से हवा का हल्का झोंका आ रहा था। जब उसने जांच की तो उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जिसके किनारे उखड़ते वॉलपेपर के पीछे छिपे हुए थे। कुछ जोर से खींचने पर दरवाजा चरमराकर खुला और एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, जो अंधेरे में उतर रही थी। एक दुर्गंध फैली, जिससे सभी ने अपनी नाक ढक ली। हवा भारी, लगभग दम घोंटने वाली लग रही थी, मानो सीढ़ियां किसी ऐसी जगह ले जा रही हो जिसे दुनिया भूल चुकी हो। तहखाना छायादार गलियारों और नम पत्थर की दीवारों का एक चक्रव्यूह था। समूह एक दूसरे के करीब इकट्ठा हो गया। उनकी टॉर्च मुश्किल से दमनकारी अंधेरे को भेद पा रही थी। अचानक एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट अंतरिक्ष में गूंज उठी। रोशनी टिमटिमाती हुई। दूर छोर पर एक आकृति दिखाई दी। लंबी भुजाओं और खोखली आंखों वाला एक मुड़ा हुआ सिलहूट, जो धुंधली रोशनी में चमक रहा था। आकृति ने एक हड्डियां कंपाने वाली चीख निकाली और आगे की ओर झपटी, जिससे समूह घबराकर तितर बितर हो गया। समूह शरण के भूल भुलैया वाले गलियारों से भागा। उनके टॉर्च हर उन्मत्त कदम के साथ बेतहाशा उछल रहे थे। जीव की चीखें करीब से गूंज रही थीं। साथ ही दीवारों पर उसके पंजों की घिनौनी आवाज भी आ रही थी। लिली लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसकी टॉर्च फर्श पर घूम रही थी। मार्क उसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ा, चिल्लाया, उठो, हमें चलना होगा। दूसरे लोग थोड़ी देर के लिए रुके, मदद करने और भागने के बीच उलझे हुए। इससे पहले कि गुर्राहटें तेज होती, उन्हें अपना निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। समूह शरण के मुख्य हॉल में घुस गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने टूटे हुए फर्नीचर से इसे बंद कर दिया। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं। हम उससे आगे नहीं भाग सकते, सारा ने एक धातु की पाइप को पकड़ते हुए कहा। हमें लड़ना होगा। जानवर के लगातार दरवाजे पर प्रहार करने से छर्रे उड़ गए। एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ वह अंदर घुस गया। उसकी खोखली आंखें समूह पर टिकी हुई थीं। वे चिल्लाते हुए अपने अस्थायी हथियारों को घुमाते हुए कमरे में अराजकता में डूब गए। भोर होते ही बचे हुए दोस्त शरण से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। उनके चेहरे पीले और आंसुओं से लथपथ थे। इमारत उनके पीछे चुपचाप खड़ी थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें पीछे हटते हुए देख रही थी। जेना ने आखिरी बार पीछे देखा, फुसफुसाते हुए कहा, यह खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वे चले गए, संगीत बॉक्स की धीमी आवाज फिर से बजने लगी।
जो हवा में फैल गई। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। एल्ड्रिज हॉलो के विचित्र शहर में, जहाँ घने धुंध से भरे जंगलों के बीच से पत्थर की सड़कें गुजरती हैं, सारा थॉम्पसन एक ऐसा जीवन जी रही थी जो साधारण लगता था। उसके दिन डिजिटल कला डिजाइन करने में बीतते थे, उसकी उंगलियां टैबलेट पर नाचती थीं, लेकिन एक दशक पुरानी त्रासदी का बोझ उसकी आत्मा से चिपका हुआ था। उसका छोटा भाई डैनी एक गर्मियों की शाम को जंगल में गायब हो गया था और अपने पीछे खामोशी और दुख का निशान छोड़ गया था। एल्ड्रिज हॉलो, जो कभी एक जीवंत समुदाय था, उसके दुख को साझा करता हुआ प्रतीत होता था। इसकी हवा फुसफुसाहट और छायाओं से भरी हुई थी, जो वहाँ चली जाती थी जहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए था। जैसे जैसे पत्तियां लाल और सुनहरी होने लगी, सारा ने खुद को एक ऑनलाइन समुदाय में डूबा हुआ पाया, जहाँ उसने अपने डिजाइन साझा किए। एक शाम एक अधिसूचना ने उसकी दिनचर्या को बाधित किया, एक संदेश जिसमें चांदनी जंगल की विकृत छवियों के साथ अजीब प्रतीक थे। उसने इसे खारिज कर दिया, लेकिन बेचैनी ने उसे कुतर दिया। संदेश बढ़ते गए, छायादार आकृतियों की परेशान करने वाली छवियां और रहस्यमय वाक्यांश जैसे तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। उसका खून ठंडा हो गया। संदेशों ने सारा की उन यादों को फिर से जगा दिया जिन्हें वह दफनाने की कोशिश कर रही थी। उसका भाई डैनी अपनी साहसिक भावना के साथ अक्सर उसे अपने घर के पीछे के जंगल में घसीट कर ले जाता था, यह दावा करते हुए कि वे जादू और रहस्यों से भरे हुए हैं। उसे याद आया कि उसने आखिरी बार उसे कब देखा था, जब वह पेड़ों में गायब हो गया था, तो उसकी हंसी गूंज रही थी। एक खोज दल को जंगल की दमनकारी खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिला था। अब उसे अपराध बोध ने खा लिया, क्योंकि संदेश उसे छोड़ने का आरोप लगा रहे थे। रातों की नींद हराम होने के कारण साराह ने गुप्त संदेशों में और गहराई से खोजबीन की। उसने लोक कथाओं और शहरी किंवदंतियों के बारे में मंचों पर खोजबीन की और अंततः द लॉस्ट वंस नामक एक डरावनी कहानी पर ठोकर खाई। किंवदंती में बच्चों के बारे में बताया गया था जो फुसफुसाहटों के द्वारा जंगल में बहलाए गए थे, कभी वापस नहीं आए, या इससे भी बदतर अपने पूर्व स्वरूप की छाया के रूप में वापस आए। ब्लॉग के साथ कई धुंधली तस्वीरों में से एक ने उसका दिल दहला दिया। धुंध भरे जंगल में खड़े बच्चों का एक समूह, जिनमें से एक बिल्कुल डैनी जैसा दिख रहा था। संदेशों को अनदेखा करने में असमर्थ सारा ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। टॉर्च और कांपते हुए संकल्प के साथ वह अंधेरे की आड़ में जंगल में चली गई। पेड़ जीवंत लग रहे थे, उनकी घुमावदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैल रही थी। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा था, जो केवल उसके पैरों के नीचे पत्तियों की चरमराहट से टूटता था। फिर धीरे धीरे उसने इसे सुना। डैनी की हंसी पेड़ों के बीच से गूंज रही थी, जो उसे और भी गहराई में खींच रही थी। जंगल के बीचों बीच सारा को एक ऐसा स्थान मिला जहाँ समय रुका हुआ लग रहा। बीच में एक पेड़ के सहारे झुका हुआ एक टेडी बियर खड़ा। जैसे ही वह पास पहुंची, हंसी फुसफुसाहट में बदल गई और एक आकृति छाया से बाहर निकली। यह डैनी था, लेकिन वह नहीं जिसे वह याद करती थी। उसकी आंखें फीकी चमक रही थी और उसकी मुस्कान में एक अस्वाभाविक धार थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, उसने कहा। उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। सारा जम गई, क्योंकि जंगल उसके चारों ओर बंद होने लगा था। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। कल्ब में, जहाँ सूरज उफक में पिघलता है, अंगमोची गलियों पर लंबे लंबे साए डालता है। हलचल से भरे बाजारों के दरमियान एक मामूली नमूने की दुकान छुपी हुई है। हवा भने हुए मुसाले हुए बखौर और ताजा पकी हुई रोटी की महक से मोटी है, जो कदीम आसार के धुंधले दाती तांग के साथ मिल जाती है। डॉक्टर मरियम उल रशीद, एक उम्र रसीदा मुसरी माहिर, अपने दिन गुजरे हुए दूर के आसार से घरे हुए गुजारती हैं, हर एक कहानी सुनाने की ख्वाहिश के साथ। एक तूफानी शाम को, जब रेत के तूफान बाहर किसी हैवान की तरह चीख रहे थे, मरियम की नजर उसकी दुकान के एक मध्यम रोशनी वाले कोने में लकड़ी के एक बेढंगे संदूक पर पड़ी। खाकस्तरी खतूत के साथ खुदी हुई वो डब्बा, जो गर्द आलूद कमरे की मुखालफत में चमकता दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि वो उसे पुकार रहा है। जब उसने उसे खोला तो उसके हाथ कांपने लगे, जिसमें जुमुर्द और सोने से भरा हुआ एक शानदार सकाराब लाक्ट जाहिर हुआ। लॉकेट की दूसरी दुनियावी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे मरियम ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन आखिरकार उसे अपने गले में जकड़ लिया। जैसे ही उसने उसकी जल्द को छुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक बर्फीली कपकपी दौड़ गई, जैसे उसने अभी किसी कदीम मकबरे में कदम रखा हो। ऐसा लगता था कि कमरा बदल रहा है, साए गैर फितरी तौर पर लंबे हो गए हैं और ऊपर की चमकती हुई फ्लोरेसेंट लाइट्स मध्यम हो रही हैं। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि उसने एक ऐसी सरगोशी सुनी है जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, बेहोश लेकिन खौफनाक। अगली सुबह मरियम ने यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर के दौरान लॉकेट पेश किया। उसकी आवाज मुतजलजल हो गई जब उसने फुरौन ने फिरोका के अफसाने के बारे में बात। एक हुक्मरान पर असरार हालात में तारीख से मिटा दिया गया। उसके सामाइन में सुमीर अल फायद एक नौजवान मुहक्किक भी था, जिसकी मिस्ट्री अफसानों में गहरी दिलचस्पी सबसे ज्यादा रोशन। उसकी नजरें लॉकेट पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ और बेचैनी की आमेजिश थी। जब मरियम ने नेफिरोका के मकबरे को परेशान करने वालों पर नाजिल होने वाली लहनतों का तस्करा किया, तो सुमीर ने झुककर सरगोशी की लेजेंड्स के पास हमेशा सच्चाई का दाना होता है ना। उसके अल्फाज चंचल होने के बावजूद मरियम के जहन में बदहवास रहते थे। अगले दिन जब डॉक्टर हैरिस मेंडेस की नागहानी मौत की खबर पूरी
यूनिवर्सिटी में फैल गई तो फिजा खौफ के साथ भारी हो गई। दहशत में खुली आंखों के साथ अपने दफ्तर में बेजान पाया हारिस मिस्त्री अफसानों पर नोट पढ़ रहा था। कमरा बेतरतीबी का शिकार था, कागजात बिखरे हुए थे, फर्श पर काफी का बिखरा हुआ कप और उसकी मेज पर गहरे खुश के निशानात थे, जैसे उसने किसी नादीदा चीज पर पंजा लगाने की कोशिश की हो। मरीम उस एहसास को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकी कि लाख किस तरह जुड़ा हुआ था, लेकिन खौफ ने इसे हटाने से रोक दिया। ये रंगीन आदाद और शुमार अभरे हुआ भारी हो गई। खौफ के जबरदस्त एहसास के साथ दम घुटने लगा। लीला और समीर मंजमद खड़े थे। उनकी टार्च कांप रही थी, जैसे रोशनी के कर्ण कबर की दीवारों पर कदीम नक्शो निगार पर रक्स कर रही थी। वक्त की खोई हुई जबान में सरगोशी की भूत परीते, गुनोहा और गुस्से का मरकब, चमकती हुई रोहें करीब आ गई। उनकी शक्लें हल्की हल्की चमक रही थी, चेहरों पर गम में बट्टे हुए थे, जैसे धोखा दही की होलनाकियों को जिंदा कर रहे हों जिसने उन्हें अब्दी बदामनी में बंद कर दिया था। लीला ने अपनी नोटबुक पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। इसकी आवाज कांप रही थी जब इसने अपने अर्दर्द के नौश्ताजात को समझने की कोशिश की। समीर, ये रूह हैं, ये फंसे हुए हैं, ये सिर्फ एक लायनत नहीं, ये एक सजा है। उनसे कुछ लिया गया, कुछ मुकद्दस। सुमीर ने जोर से निगल लिया। उसका हाथ अभी भी लेले के लेके लाकट पर मंडा रहा था। दोबारा मतलब ये है। उसकी आवाज दगमई लेकिन इसकी जबलत ज़ेव को न छूने के लिए चीख रही थी। इससे पहले के लेले कोई जवाब दे पाती, हौरे यक आवाज होकर रोने लगे। एक ऊंची आवाज में चेम्बर में गूंज उठी। दीवारों पर हिरोग्लिफ्स धड़कते दिखाई दे रहे थे और उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी। लेले ने पहेली को समझा। एक एहसास उसे बिजली की तरह टकरा गया। ये तिजारत है। लॉकेट ये सिर्फ लायनती नहीं है, ये एक चाबी है। उसे इस कवर से उठाया गया था और जब तक उसे वापस नहीं किया जाता रूहें आराम नहीं कर सकते। समीर की आंखें फैल गईं। तो हम उसे वापस देते हैं, ठीक है, मसला हल हो गया। लेडी ने हिचकिचाते हुए अपने गले में लगे लॉकेट को देखा। बिल्कुल नहीं, मतन का जिक्र है। फिरौन के गजब को कम करने के लिए एक जान का बदला होना चाहिए। इससे पहले कि वो मुजम्मरात पर कार्रवाई कर पाते, रूहें आगे बढ़े। उनके भूत भरे हाथ लेलिया और समीर से महज ऊंचों के फासले पर हवा में पंजे मार रहे थे। लेला, अब दूसरा अंदाजा लगाने का वक्त नहीं है। समीर ने चीखकर उसकी गर्दन से लाकट झटका और पत्थर के दरवाजे की तरफ फेंका। चमकती हुई हीरोग्लिफ्स चमकती हुई भड़क उठे और दरवाजा खुलते ही कराहने लगा, जिससे परे एक बड़े चैम्बर का इंकिशाफ हुआ। इससे बाहर का कमरा दम तोड़ने वाला था। एक शानदार आरामगाह जो बादशाह के लिए मौजू थी। फिर भी इसके मरकज में लायनत का माखज है, निफिरुका का सरकोफगस। जैसे ही लेलिया और समीर ने अंदर कदम रखा, लाकट जमीन से तीरता हुआ सरकोफगस के ऊपर आहिस्ता से आराम करने से पहले हुआ में मंडलाता रहा। रूहें चारों तरफ जमा थीं। उनकी शक्लें अब परअमन और परसकून थीं। एक एक करके वो फराउन के मकबरे के सामने झुक गए, इससे पहले कि वो सुनहरी रोशनी में तहलील हो जाए जो हजरे की दीवारों में पड़ने वाली शगाफों को भरती नजर आती थी। लीला उस लम्हे के सरासर वजन से मगलूब होकर घुटनों के बल बैठ गई। ये खत्म हो गया है, उसने सरगोशी की। हालांकि इसका एक हस्सा इस एहसास को मुतज़लज़िल नहीं कर सकता था कि ये सिर्फ एक बहुत बड़ी चीज का आगाज है। लेकिन जब वो जाने के लिए मुड़े तो सरकोफगस खुल गया। अंदर से कदीम अंगूठियों से मजीन एक कंकाल हाथ अभरा, जिसने ताबूत के किनारे को पकड़ लिया। हुआ एक बार फिर ठंडी हो गई और एक गूंजती होंजे तो आवाज चैम्बर में गूंजी। तुम मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कर रहे हो।